हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। दोस्तों, आपने वर्ग 3 चयन परीक्षा या शिक्षक चयन परीक्षा, चाहे वह वर्ग 2 हो, वर्ग 1 हो या वर्ग 3 हो, आपने लगभग सभी शिक्षकों से यह सुना होगा कि आप एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आखिर सभी टीचर जो है एनसीईआरटी को रिकमेंड क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, एनसीईआरटी बुक जो है आपकी तैयारी की नींव मानी जाती है। एनसीईआरटी बुक से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और जिससे आपको क्वेश्चंस लगाने में आसानी होती है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक के कॉन्सेप्ट और हम सीधे यह एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ेंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, वर्ग 3 चयन परीक्षा का सिलेबस अब बहुत लेंथी हो चुका है और उसमें साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी ऐड कर दिया गया है। और साइंस के टॉपिक में सबसे ज्यादा टफ लगती है स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री की दोनों यूनिट को सबसे पहले कवर करेंगे और आज की इस वीडियो से हम चालू करेंगे यूनिट 13। यूनिट 13 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, आपको मिलेगा कक्षा 11 की अध्याय 2 से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज एवं उनके अभिलाक्षणिक परिचय, थॉमसन, रदरफोर्ड एवं बोर के परमाणु मॉडलों का वर्णन, परमाणु के क्वांटम यांत्रिक मॉडल के महत्वपूर्ण लक्षण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रकृति एवं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा परमाणुओं के स्पेक्ट्रमों के लक्षण का वर्णन, डी ब्रोगली संबंध तथा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, परमाणु कक्षक को क्वांटम संख्याओं के रूप में परिभाषित करना, अफबाहु सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलता का सिद्धांत, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को रीड करना। भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से ही परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित कर दिया गया था। उनका विचार था कि परमाणु द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु अर्थात एटम शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो का अर्थ ना काटे जाने वाला या अविभाज्य होता है। पहले ये विचार केवल कल्पना पर आधारित थे और इनका प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था। बहुत समय तक ये विचार किसी प्रमाण के बिना ऐसे ही चलते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इन पर फिर से बल देना शुरू किया। तो दोस्तों, यहाँ से आप पहला पॉइंट नोट करना चालू कीजिए कि परमाणु जो है एक अविभाज्य है। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना। डाल्टन ने क्या माना? परमाणु को पदार्थ का मूल कण। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम तथा गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी, लेकिन यह कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने में विफल रहा। उदाहरण के लिए, कांच अथवा एवोनाइट को रेशम अथवा फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति।
इस एकक को हमने उन प्रायोगिक परीक्षणों में आरंभ किया जो 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए थे। इससे यह स्थापित हुआ कि परमाणु छोटे कणों, जिन्हें क्या कहा जाता है, अब परमाणविक कणों से यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यह धारणा डाल्टन की धारणा से बिल्कुल अलग थी। तो इस अध्याय के पहले पेज से हमने जाना कि परमाणु एक तो अविभाज्य है और दूसरा पॉइंट ये जाना कि परमाणु जो है अपरमाणविक कणों से बना है और यह अपरमाणविक कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपरमाणविक कणों की खोज। गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इन परिणामों की चर्चा करने से पहले आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में हमें यह मूल नियम ध्यान में रखना होगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, यह पॉइंट जो है वह वैसे तो हर स्ट्रीम के अभ्यर्थी को पता होगा, परंतु अगर आप नहीं जानते तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रभावित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है। और इससे जुड़े कुछ नियम हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे। सन 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, विशेषकर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जिन्हें कैथोड किरण नलिका कहा जाता है, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन आरंभ किया, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है, जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है, सील किए होते हैं। गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब तथा उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है। कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया गया। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की गई तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया। इनको कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं। आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, कैथोड, और धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड। कई बार अभ्यर्थी इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रभाव की अतिरिक्त जांच के लिए एनोड में छिद्र अथवा एनोड के पीछे नली पर स्फुटदीप पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। जब ये किरणें एनोड के छिद्र से होकर गुजरती हैं तो जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती है तथा वहां एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। इस प्रयोग के परिणाम का सारांश निम्नलिखित है। इस प्रयोग में वैसे कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, पर इसके हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या क्या है। कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है। ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। ये पदार्थ इन किरणों के टकराने से चमकते हैं। टेलीविजन चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका होती है। टीवी पर्दा स्फुटदीप्त एवं प्रतिदीप्त पदार्थों से लेपित होता है, जिस पर चित्र प्रतिदीप्त
होते हैं। अगला पॉइंट है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें जो हैं सीधी रेखा में गमन करती हैं और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणात्मक आवेशित कणों के उपेक्षित व्यवहार के समान होता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋण आवेशित कण होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उनमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। उपयुक्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। तो दोस्तों ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी जे थॉमसन ने सन 1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे से लंबवत थे इन पर क्या किया, लागू करके इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश E और द्रव्यमान m के बीच अनुपात को मापा। इसके लिए यहाँ पर कुछ प्रयोग दिए हैं और इसका कुछ निष्कर्ष दिए हैं। तो ये प्रयोग और निष्कर्ष में से ऐसे कोई मुख्य बिंदु नहीं है जो हम नोट करें, परंतु मुख्य क्या है जो आप यहाँ देख सकते हैं कि थॉमसन ने आवेश और द्रव्यमान का अनुपात का निर्धारण किया, जो मान क्या है 1.758820 into 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये मान आप नोट कर लीजिए, इस मान को आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, किलोग्राम में मापा जाता है और आवेश को कूलाम में। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की, तो R.A. मिलिकन ने की। और किस प्रयोग से की, तो तेल बूंद प्रयोग से की। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, -1.6 into 10⁻19 कूलाम। विद्युत आवेश का नवीनतम मान 1.602176 into 10⁻19 कूलाम है। थॉमसन के आवेश और द्रव्यमान अनुपात के मान से इन्होंने क्या निकाला, द्रव्यमान का मान भी निर्धारित कर लिया। आप इलेक्ट्रॉन का आवेश नोट करिए -1.6 into 10⁻19, क्योंकि इसके आगे की जो डिजिट है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मान यही चलता है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का निर्धारण किया इन्होंने, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान जो है वह है 9.1094 into 10⁻31 किलोग्राम। आप इसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और यहाँ पर दिया है मिलिकन की तेल बूंद विधि। इस विधि या प्रयोग को जानना पूरी तरीके से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी, विशेषकर जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा हमारी थ्योरेटिकल नहीं होने वाली है, तो हम ऐसे तथ्य एकत्रित करेंगे जो सिर्फ हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए यहाँ ये जानना इम्पोर्टेंट है कि R.A. मिलिकन ने आवेश की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की, जिसका मान जानना जरूरी है, और उसका द्रव्यमान जो कि हम नोट कर चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। तो सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था और इसे क्या कहा गया था, प्रोटॉन कहा गया था।
इस धनावेशित कण का पृथक्करण और इसके लक्षण की पुष्टि सन 1919 में हुई थी। बाद में परमाणु के एक वैद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस की और इस कण की खोज सन 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से की, जब प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए और उन्हें क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। तो हमें यहाँ से नोट करना है कि न्यूट्रॉन की खोज कब की थी, सन 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक परमाणु मॉडल की तरफ। पूर्व भागों में बताए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों से यह ज्ञात हुआ कि डाल्टन के अविभाज्य परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों वाले अपरमाणु सब एटॉमिक कण होते हैं। अपरमाणविक कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं थी। अब जैसा कि अपरमाणविक कणों की खोजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी, तो वैज्ञानिकों के सामने निम्न समस्याएं आ गई कि परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण, कणों तत्वों के गुणों यानी भौतिक एवं रासायनिक व्यवहार की तुलना, विभिन्न परमाणुओं के संयोजन में विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की व्याख्या, परमाणुओं द्वारा अवशोषित तथा उत्सर्जित विशिष्ट चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति एवं प्रकृति को समझना, ये समस्याएं थी अब वैज्ञानिकों के सामने जिन्हें उन्हें हल करना था। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए, जिनमें से एक थे जे थॉमसन और दूसरे थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है अपना एक रदरफोर्ड परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक सारणी दी हुई है जिसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन का किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल ई से, प्रोटॉन को स्मॉल पी से, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। इनके परम आवेश का मान दिया है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का परम आवेश समान है, बस चिन्ह का अंतर है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक है और प्रोटॉन में धनात्मक है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। सापेक्ष मान दिए हैं, द्रव्यमान दिया हुआ है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान बिल्कुल समान है। आप इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सारणी से भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है बन जाते हैं कभी। अब बढ़ते हैं हम आगे परमाणु का थॉमसन मॉडल की ओर। और परमाणु के थॉमसन मॉडल को सन 1898 में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया। सन याद रखिएगा 1898। परमाणु एक समान आवेशित गोला त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसमें धन आवेश समान रूप से वितरित होता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं कि उससे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए, जैसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, तरबूज मॉडल। और ये प्रश्न बनते भी हैं कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आप ये तीनों नाम याद रखिएगा या इसे भी नोट कर लीजिएगा कि परमाणु के थॉमसन मॉडल को कहा जाता है प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और तरबूज मॉडल। तो इस मॉडल में थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है और जो तरबूज का समान भाग है वो क्या है, एक धनात्मक भाग है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो बीज के रूप में है वो इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से इस मॉडल में बताया गया था। और यह प्रयोग जो है भविष्य के प्रयोगों के परिणामों से संगत नहीं पाया गया था। थॉमसन ने सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये भी आप नोट करिए कि सन 1906 में इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला और किस टॉपिक पर मिला, तो गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। 19वीं शताब्दी में दूसरे अर्धांश में विभिन्न प्रकार की किरणों की खोज हुई।
विलियम रॉन्टजेन ने सन 1895 में दर्शाया कि कैथोड किरण नली में उपस्थित पदार्थ से टकराने पर इलेक्ट्रॉन ऐसी किरणें उत्पन्न करती हैं जिन्हें कैथोड किरण नली के बाहर रखे प्रतिदीप्त पदार्थ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर सकते हैं। चूंकि रॉन्टजेन को इन किरणों की प्रकृति का पता नहीं था, अतः उन्होंने इन्हें एक्स किरणों का नाम दे दिया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो वहां पर विलियम रॉन्टजेन का नाम आता है। आप इसे भी नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है इसमें। हेनरी बैकुरल ने देखा कि कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं और इन्होंने इस परिघटना को क्या कह दिया, रेडियो एक्टिवता। तो हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज कर दी, रेडियो एक्टिवता, और ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहला गए। इसके बाद मैरी क्यूरी, पेरे क्यूरी और रदरफोर्ड तथा फ्रेडरिक सोडी ने विकसित किया। इसमें से क्या था कि 3 प्रकार की किरणें अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन पाया गया और अल्फा किरणों में 2 इकाई धनात्मक आवेश, 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाले उच्च ऊर्जा कण थे। अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अल्फा कण हीलियम गैस प्रदान करते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि जो भेदन क्षमता सबसे कम होती है वो होती है अल्फा किरणों में। उसके बाद बीटा किरणों में, बीटा किरणों की भेदन क्षमता कितनी होती है, अल्फा किरणों से लगभग 100 गुना अधिक। उसके बाद सबसे अधिक है गामा किरणों में, और गामा किरणों की भेदन क्षमता है अल्फा किरणों से 1000 गुना अधिक। इसके बाद आते हैं हम रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों ने हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सेडन, ये उनके विद्यार्थी के नाम है, ने बहुत पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की क्या की, बौछार की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि रदरफोर्ड ने किस पन्नी का उपयोग किया और कौन से कण का उपयोग किया। तो सोने की पन्नी और अल्फा कण। सोने की पतली पन्नी पर क्या किया इन्होंने, अल्फा कणों की बौछार की, जिससे क्या हुआ, पतली पन्नी को घेरती हुए वृत्ताकार प्रतिदीप्तशील जिंक सल्फाइड से बना स्क्रीन रखा, और जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता तो प्रकाश की क्या हो जाती, क्षणिक दीप्ति हो जाती, यानी फ्लैश उत्पन्न हो जाता, छोटा सा एकदम फ्लैश लाइट टाइप का उत्पन्न हो जाता। तो प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम से काफी अनापेक्षित थे कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार तो पत्ती में उपस्थित सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा होना चाहिए था, पर अल्फा कणों में ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे द्रव्यमान के ऐसे समान वितरण को भी सीधे पार कर जाएं। उन्हें अपेक्षा थी कि पन्नी से टकराने के बाद क्या करेंगे, कण धीमी गति में हो जाएंगे, पर उनकी दिशा बहुत कम कोण से बदल जाएगी। पर हुआ क्या इस प्रयोग में, उसके निष्कर्ष इस प्रकार है कि अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना ही क्या हुए, बाहर निकल गए पहले तो, और उसके बाद बहुत कम अल्फा कण जो है छोटे कोण से विक्षेपित हुए। कुछ कण विक्षेपित हुए पर बहुत कम जो है, और बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। थोड़े ही कण पीछे की ओर लौटे, अर्थात लगभग 180 पर इस प्रकार से गए और इसी प्रकार से टकराकर पन्नी से लौट आए। 180 डिग्री के कोण पर ही विक्षेपण हो गया। उसके बाद जो है इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण क्या हुए थे, पन्नी से विक्षेपित हुए, पन्नी को पार कर गए थे। उसके बाद कुछ धनावेश अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होगा। इससे यह पता चला कि थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश रूप समान बटा हुआ नहीं है। धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए, जिससे धनावेशित अल्फा कणों का क्या हुआ, प्रतिकर्षण और विक्षेपण हुआ। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है और परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है और नाभिक की त्रिज्या लगभग
10⁻⁻15 मीटर होती है। आकार के इस अंतर का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि नाभिक को क्रिकेट की गेंद जितना माना जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी। अब देखिए, इस प्रयोग को हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं यहाँ पर चित्र में कि जो सोने की पन्नी है और सोने की पतली पन्नी जो है और अल्फा कणों की बौछार हुई तो कुछ कण तो सीधे निकल गए, पर कुछ तो कण विक्षेपित हुए, पर छोटे कण से विक्षेपित हुए। कुछ कण जो है 180 डिग्री पर वापस लौट गए। अब रदरफोर्ड के इस प्रयोग से क्या तथ्य निकले कि जो थॉमसन ने बताया था कि जैसे ये परमाणु है और परमाणु में पूरा क्या है, धनात्मक चार्ज वितरित है और ऋणात्मक चार्ज भी वितरित बताया, पर धनावेशित कण जो है बटे हुए हैं संपूर्ण रूप से, समान रूप से। पर क्या हुआ, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया और बताया कि जो परमाणु है उसमें धनात्मक चार्ज है तो, पर कहाँ है, एक छोटी जगह पर है धनात्मक चार्ज, जिससे क्या हुआ, इस प्रयोग से नाभिक की खोज मानी जाती है कि रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक की खोज की। इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर सेंटर में एक छोटी जगह है जहां धनावेश एकत्रित है और यहाँ पर क्या है, ऋण आवेश है, और परमाणु के भीतर क्या है, बहुत सा रिक्त स्थान है। ये रदरफोर्ड ने बताया अपने मॉडल में। उपयुक्त प्रेक्षणों और परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल के अनुसार क्या बताया कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित है और परमाणु के इस अति अल्प भाग को क्या कहा, नाभिक कहा, जैसा कि अभी बताया आपको। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर, जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है, बहुत तेजी से घूमते हैं और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसे सूर्य नाभिक के समान और ग्रह के गतिमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। ये बिल्कुल तथ्य आप रट लीजिएगा क्योंकि इससे जो है इस बेस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं नाभिक के चारों ओर, जैसे कि सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बंधे रहते हैं। ये बल का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, आप भूलिएगा मत, स्थिर वैद्युत बल। इसके बाद अगला टॉपिक है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है कि आपको यह एनसीईआरटी की न्यू सीरीज पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कितना पसंद आई और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसमें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।